नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को। इस अध्याय का जो पूरा प्रश्न है वो प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार किसी भी समीकरण को हल किया जाता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको बेहतर तरीके से यह अध्याय समझ में आएगा और जो भी डाउट है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं इस अध्याय का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसका पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये पहला का पहला प्रश्न है। तो इसको हल करते हैं और सीखते हैं। तो सर्वप्रथम आप प्रतिस्थापन विधि को प्रयोग कर रहे हैं तो एक बार इसे लिखना जरूरी है। प्रतिस्थापन विधि। इस विधि की सबसे खास बात है कि आप दो समीकरण में से जो आपको आसान लगे या जो आपको लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा, आप उस समीकरण को पकड़ लीजिए। उसके एक चर को एक साइड और दूसरे चर को दूसरे साइड कर दीजिए। बाकी इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो लेते हैं। सबसे पहले पहले समीकरण को ही लेते हैं। समीकरण एक से, तो समीकरण एक में आए हैं तो एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसको हल करना है तो सबसे पहले देखिए कि आप कोई भी चर भेज सकते हैं दूसरी ओर। तो आप अपने से डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा चर चाहिए। तो हमारे मन में आ रहा है कि हम x को रहने दें और y को दूसरी ओर भेज दें। भेज दिए। इधर प्लस है तो दूसरी ओर माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब ये जो नया वाला समीकरण आया है ये नया नहीं है तो एक ही, लेकिन उसका रूप बदला हुआ है। अब इसी x का वैल्यू जो है हम लोग समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास x का वैल्यू है तो x के प्लेस पे ये रिप्लेस हो जाएगा। तो वो है 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई और इसी में ये भी y माइनस है। ये तो था x के प्लेस पे जो कि यहाँ है, तो ठीक x के प्लेस पे रिप्लेस कर दिया गया। अब y माइनस में जहां था जैसा था वैसा ही रखा गया है। बराबर को उस पर 4 भी पॉजिटिव उतार दिया जाएगा। अब क्या है, अब देखिए वही सॉल्यूशन है। 14 माइनस वाई इसका पोस्ट खोल दिया गया है इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट है 14 माइनस 2y, वाई बाई 2y इज इक्वल टू 4। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि माइनस 2y इज इक्वल टू 4। उस पार पहले से है, इस 14 को भी भेज दिया जाए। ये हो जाएगा -14। ये हो गया -2y इज इक्वल टू -10। ये माइनस और माइनस खत्म। 2 से 5 टाइम में अब y का मान जो बचा है वो है 5। यही हो गया y का वैल्यू। अब इस y के वैल्यू को समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो ये 14 माइनस वाई है, y का वैल्यू 5 है तो ये 14 माइनस 5 हो जाएगा।
इसका भी आंसर आ जाएगा 9। तो 100 में से 5 घटेगा 9, इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब इसके दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा भी उसी प्रकार है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 है। तो सेम प्रोसेस अप्लाई होगा प्रतिस्थापन विधि का। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि एक ही ज्यादा सिंपल दिख रहा है। तो समीकरण 1 से तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। तो ये s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी। अब इसी s का जो वैल्यू आया है t के फॉर्म में, इसको समीकरण 2 में पुट कर देना है। तो लिखा जाएगा s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 जो है वो यहाँ है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। यही है समीकरण 2। इसमें s का मान रखना है। तो आया क्या है 3 प्लस टी। 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। s के स्थान पर s का ये वैल्यू रख दिया गया है। तो s यहाँ था, यहाँ किया गया। अब इसको आगे हल करेंगे, वही सिंपल मेथड जो जोड़ घटाव का है भिन्न के लिए। तो ये हो गया 6, 3 से 2 टाइम्स में ये 2 से गुना हो जाएगा पूरा। तो 3 प्लस टी प्लस 2 से 3 बार में तो 3 टी बराबर बच गया 6। अब इसको भी हल कर लेंगे। 2 तिया 6 प्लस 2 टी, पहला से पहला, पहला से दूसरा, फिर प्लस 3t बटा 6 बराबर में भी 6 है। अब इसको दूसरे तरफ ले जाइए। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5t बटा 6 को दूसरी ओर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुने 6। तो ये हो गया 36। इधर भाग है, दूसरी ओर जाएगा तो गुना हो जाएगा। अब आगे हम करते हैं। तो ये है 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो ये हो गया 5t इज इक्वल टू 30। ये 5 से 6 टाइम में तो t का मान 6 आ जाएगा। अब t का मान 6 आ गया। इसी t का मान आप समीकरण 1 में रखिए अथवा 2 में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं। लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने तो अब समीकरण 1 है s माइनस टी। s माइनस टी के जगह 6 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसलिए s का मान हो जाएगा 6×3 9। और ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसके तीसरे प्रश्न के लिए भी उसी नियम का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से हम लोग कुछ प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। ये ऐसा है, y को दूसरी ओर भेज दिया जाए। ये होगा 3x इज इक्वल टू 3, ये y इधर आके प्लस हो जाएगा। फिर 3x के जगह केवल x रहने दीजिए, 3 को भी दूसरी ओर भेज दीजिए। तो ये होगा 3 प्लस y, इधर गुना इधर आएगा तो बटा। इसको आप इक्वेशन माने अथवा ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये x का वैल्यू आ गया है। अब इस x का वैल्यू जो है समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखा जाएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो आपको जो वैल्यू रखना है x का रखना है, तो x के प्लेस पे इसको रख देना है। ये हो जाएगा 9 गुने
3 प्लस वाई बटा 3, ये हो गया। माइनस में है 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से देखिए ये 3 बार में कटेगा, ये 3 तिया 9 प्लस 3y माइनस में है 3y बराबर 9। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये घट रहा है, ये 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। इसमें 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, इसका मतलब ये है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसका कोई एक उत्तर नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। ऐसा होने के कारण को देखेंगे, इसका जो तीनों रेशियो होगा वो इक्वल होगा, इसलिए ऐसा होता है। अब चौथे को भी हल करने के लिए उसी नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे जो कि प्रतिस्थापन है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से ये हो गया 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब इसको हल कर लेंगे, ये 0.2x इज इक्वल टू 1.3, ये वाला भाग उधर भेजेंगे तो ये होगा 0.3y माइनस में। अब x इज इक्वल टू ये 1.3 माइनस 0.3y बाय ये 0.2, x तो इधर रह गया। अब इस x का जो वैल्यू ये आया है, इसी को समीकरण 2 में पुट करना है। तो लिखा जाएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो अब x के वैल्यू को समीकरण 2 में रख देना है। तो समीकरण 2 है 0.4 इंटू एक्स है, तो इंटू में x का ये वैल्यू रख देंगे 1.3 माइनस 0.3y बटा में 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसको हल करेंगे, 0.2 है इधर 4 है, 2 टाइम्स में ये कटेगा, तो इसको गुना कर लेंगे इसके बाद। तो 2 13 दूनी 26, 2.6 माइनस 3 दूनी 6, तो 0.6y प्लस 0.5y पहले से है इज इक्वल टू 2.3। बहुत आसान स्टेप सा बचा हुआ है, ये 0.6 है, ये 0.5 है, तो 2.6 माइनस में 0.1y बच जाएगा। अब इसके बाद इसका अगला स्टेप देखते हैं, 0.1y माइनस में है और 2.3 पहले से उस पार है, इसको भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2.6। इसके बाद माइनस 0.1y रहने देंगे, इधर घटा करेंगे तो ये बचेगा माइनस में 0.23 में से 26 घटेगा तो -3 बचेगा। अब है माइनस इधर भी है माइनस उधर भी है, वो तो हटेगा ही, साथ में पॉइंट के बाद एक अंक, उधर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, वो भी हट जाएगा। तो बचा क्या, y इज इक्वल टू 3। y का मान 3 आ गया है। अब इसी y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 0.2x प्लस 0.3y, y का वैल्यू 3 है, यहाँ डायरेक्ट 3 आ जाएगा, इस इक्वल टू में है 1.3। अब इसको आगे बढ़ेंगे, ये होगा 0.2x प्लस 0.9, 3 9 हो गया बराबर 1.3 है।
तो इसको और आगे बढ़ाइए, 0.2x इज इक्वल टू 9 उधर गया तो 13 में से 9 गया 4, तो ये हो जाएगा 0.4। का भी आप डेसिमल उड़ा दीजिए क्योंकि दोनों तरफ बराबर प्लेस है डेसिमल के आफ्टर। तो ये 2 से ये भी 2 से, तो x इज इक्वल टू, बच गया, ये हो गया x का वैल्यू और ये भी प्रश्न हो गया। इसके 5वें प्रश्न को देखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो हमें तो चाहिए किसी एक ही चर का वैल्यू, तो ये होगा -√3y, इसलिए x का वैल्यू जो हो जाएगा -√3y बटे √2। इधर गुना था, इधर आके भाग बन जाएगा। तो आगे हल कर लेंगे इसको। आगे हल करेंगे तो इस वैल्यू को हम लोग दूसरे में पुट करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है √3, उसके साथ x है तो x का ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, -√3y बाय √2। अब माइनस रूट है y इज इक्वल टू है 0। अब देखते हैं, ये 3y √3 गुना √3 और माइनस तो रहेगा, तो ये बन गया 3y बटे में √2 माइनस √8y बराबर 0। तो हल कर लेंगे, ये होगा √2, इसका एलसीएम हो जाएगा, फिर -3y माइनस रूट में 8 है और 2 से रूट वाले से गुना होगा तो ये होगा 16 और 16 का वर्गमूल 4, तो ये हो गया 4y बराबर 0। √2 को दूसरे में भेज देंगे, -7y इज इक्वल टू √2 गुना 0। तो ओवरऑल ये हो गया -7y इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे उसका जो भागफल होता है वो 0 ही होगा। अब आगे देखते हैं y का वैल्यू किसी एक समीकरण में रख, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो समीकरण 1 है √2x प्लस √3y, y की जगह 0 रखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू 0 आया है, बराबर भी 0 है, तो √2x इज इक्वल टू हो गया, ये भी 0 ये भी 0, टोटली 0, इसीलिए x का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो ये भी बटे में जाएगा, 0 में किसी भी राशि से भाग दीजिए उसका भागफल जो होता है 0 हो जाता है। अब इसके छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न भी वही है, सेम प्रोसेस, एडिटिव छाप देना है। तो पहला समीकरण लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 1 है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2। अब क्या है, एलसीएम ले लेंगे, 6 2 से 3 बार में, ये 3 दिया 9x माइनस 3 से 2 बार में कटेगा तो 2 पंचे 10y बराबर माइनस में 2, ये 6 उधर जाएगा तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 12। हमको किसी एक चर का वैल्यू चाहिए तो अभी रुकना नहीं है, ये हो जाएगा 9x, रहने दीजिए, इस पर भेज देंगे, -12 में इधर -10 जाएगा तो +9
10 और y है तो y लग जाएगा। फिर x का जो वैल्यू आएगा 10 y माइनस 12 बटे में ये 9 आ जाएगा। x का वैल्यू आ चुका है। अब इसी x का वैल्यू जो है समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 है x/3। तो x का जो वैल्यू है वो पहले ले लेंगे, तो ये रहा। अब बाय 3 भी है, y है तो बटे में ही 3 रहेगा, ये उसका वैल्यू है। ये पहले से बटे में 3 है प्लस में y/2 बराबर है 13/6। अब देख लेते हैं इसके अगले स्टेप को। ये हो गया है 10y माइनस में 12 बटे 9 तिया 27 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो दोनों का इनका जोड़ कर देंगे, ये हो जाएगा 54। इसका एलसीएम होगा 27 दूनी तो 2 बार में कटेगा। 10y माइनस 12 2 गुना हो जाएगा। कहीं भी आप गुना के रूप में इसको सटा देंगे, आगे भी रख सकते हैं अथवा पीछे भी रखा जा सकता है। प्लस 2 से 54 27 बार में कटेगा तो ये होगा 27y बराबर के उस पार चले तो 3/6। अब 6 से ये 9 बार में कटता है, 6 नमक 54। नीचे वाले को नीचे वाले से कटा सकते हैं अगर वो गुना या भाग। अब ये हो गया 20y माइनस 12 दूनी 24 प्लस 27y बटे में 9 है, इसको दूसरी ओर भेज देंगे तो वो 13 से गुना हो जाएगा। तो 13 नवा 117 होता है। इधर जो बचा उसमें से 20 और ये 27 तो हो गया 43y माइनस 24 है, उस पार भेज देंगे तो प्लस 24 हो जाएगा। और इसका रिजल्ट जो आना है देंगे 43y बराबर 7 4 11 3 1 4 और ये 100 टोटल मिला के हो गया 141। तो 47 तिया 141 होता है। 7 के 4 तिया 12 तो 14। y का वैल्यू आ जाएगा 3। एक वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है। अब इसी वैल्यू को किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे, तो ऊपर ही रख देते हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर एक है 3x/2 माइनस 5y/3। तो हम y का ही वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए, बराबर के बाद है -2 तो इसको भी रख देंगे, इससे एक स्टेप बच जाएगा। ये हो गया 3 3 इधर कटा 3x/2 इज इक्वल टू 5 बचा हुआ है उधर भेजेंगे। -2 पहले से है और ये 5 माइनस है दूसरी ओर में प्लस होगा तो ये बचेगा 3x/2 इज इक्वल टू 3। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, बटे 2 है उधर जाएगा तो बराबर के उस पार गुना के रूप में रहेगा और वो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके x का भी वैल्यू आ चुका है। कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा था, कम सेम था। तो इस तरह से आपका ये पहला प्रश्न का 6 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है।
अब इसके दूसरे प्रश्न को देखें तो दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 है। तो हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। एक और वैल्यू दिया है जिसको हम निकालेंगे y बराबर mx प्लस 3। ये रेखा का समीकरण है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। इसमें प्रश्न है ये दोनों समीकरण दिया हुआ है। अब आपको जो बताना है इसमें m का मान क्या होगा। तो देखिए हमसे ये दो समीकरण देने के बाद ये पूछा है कि m का मान क्या होगा। तो पहले हमको x y का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले हम वही प्रोसेस दोहराएंगे जो पहले प्रश्न के लिए था। पढ़ेंगे लिखेंगे। तो पहला है समीकरण एक से। तो समीकरण एक है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब इसके एक चर को अकेला कर देंगे 11 माइनस 3y, फिर x बचेगा 11 माइनस 3y बटा 2। इस 2 को बटन भेज दिया गया। अब आगे बढ़ेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे इस समीकरण 2 में x का मान रखने पर 2 गुने x का वैल्यू रख देंगे 11 माइनस 3y बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब देखिए अगला स्टेप जो है 2 और 2 कटता है, हटा दिया जाएगा। ये हुआ 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर में है 24, वो भी माइनस में। अब देखिए आगे क्या है। 11 तो रहेगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। 11 को दूसरी ओर भेज देंगे तो ये होगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। तो ओवरऑल ये हो गया माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। और ये माइनस कटेगा, 7 से ये भी 5 बार में कट जाएगा। अब क्या है तो y का वैल्यू आ चुका है, y बराबर 5। अब इसी y का मान समीकरण एक में रख देंगे। समीकरण एक में y का मान रखने पर समीकरण एक है 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 11 था। सेम एडिटिव उतारा गया है, केवल वैल्यू y का रखे हैं। 2x प्लस 15 बराबर 11। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 15 उधर जाएगा घटेगा 11 में तो माइनस में 4 बचेगा। तो ये 2 से 2 बार में x का वैल्यू आ गया माइनस 2। लिखेंगे अब y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में y का मान 5 है, x का मान माइनस में 2 है और इधर 3 है। तो 3 इधर आएगा, 2 बचेगा। m माइनस 2 है उसके साथ में, माइनस 2 से ये 2 कटेगा 1 टाइम्स में, इसलिए m का जो वैल्यू बचेगा वो 1 है और उधर माइनस है तो माइनस 1 है। ये तीनों ही आपका आंसर हो गया। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुल 6 प्रश्न हैं। 6 को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। जिसका पहला प्रश्न है, दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो करते हैं। दो अलग अलग संख्या हैं
तो पहले दोनों को मान लेंगे। माना कि पहली संख्या x, पहली के जगह आप बड़ी भी लिख सकते हैं क्योंकि एक बड़ा और दूसरा छोटा है, तथा दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें कहा गया है दोनों का अंतर 26 है। तो बड़ा अगर हम पहले को मान ले, छोटा दूसरा है, तो बड़ा में छोटा घटेगा तो 26 बचना चाहिए। यही आपका एक समीकरण तैयार हुआ। दूसरा कहा है पहला संख्या दूसरे का तिगुना है। ये 3 गुना है छोटी वाली संख्या से, तो छोटी वाली को भी अगर 3 से हम गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो ये हो चुका है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 बचेगा। ये हो गया समीकरण 2। तो पहले स्टेप का जो वर्क था कि समीकरण युग्म बनाइए वो कंप्लीट हुआ। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो वही पुराना नियम लागू कर देंगे। ये तीसरे का 1 है। तो पहला क्या है, समीकरण 1 से, तो 1 में दिया है x माइनस वाई बराबर 26। तो x बराबर हो जाएगा 26 प्लस में y। अब x का मान देखिए आ चुका है। इसी x का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो ये है x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है। x के जगह आ जाएगा 26 प्लस y, और इसी में 3y माइनस है बराबर 0। तो ये हो गया 26 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये 26 को रहने दीजिए, 2y को दूसरी ओर भेज दीजिए, और ये 2 से 13 बार में। तो y का वैल्यू यहाँ से आपका 13 आ चुका है। अब देखिए y का वैल्यू आ चुका है, तो y के मदद से x का भी वैल्यू आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। तो y हम जान चुके हैं 13 है, तो x माइनस 13 बराबर में आ जाएगा 26। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर 26 13 39 हो जाएगा, और ये हो गया आपके x का वैल्यू। तो टोटल मिलाकर देखें तो x और y हमें ज्ञात हो चुका है। इतना ही करना था इस पहले प्रश्न में। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ एक लॉजिक है। तो ये दूसरा प्रश्न है। समपूरक क्या होता है पहले वो समझेंगे इस प्रश्न में। तो समपूरक जो होता है दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो वह कोण एक दूसरे का समपूरक होता है। तो ये दोनों ही हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन समपूरक का अर्थ जो है वो हम लोग जानते हैं। अब मानेंगे तो लिखेंगे माना कि पहला कोण x डिग्री तथा दूसरा कोण y डिग्री। अब दोनों में जो कनेक्शन है
18 डिग्री का अंतर है। तो प्रश्न से अब पहला को यदि हम बड़ा मान लें, दूसरा को और छोटा मान लें, तो दोनों में अंतर होगा 18 डिग्री का। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरी बात, ये संपूरक होने के कारण दोनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दो समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है, वो भी बड़ी आसानी से। इसको एक बार और समझते हैं कि जब भी संपूरक कोण की बात होगी तो वो 180 उस दो कोणों का योग होगा। इसी में पूरक भी आता है, तो पूरक, दो पूरक कोण जो होता है उसका योग 90 डिग्री होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो वही काम समीकरण 1 से, तो एक क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो x का मान हो जाएगा 18 प्लस वाई। अब इस x का वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू आया हुआ है, तो इसको लिख देंगे 18 प्लस वाई, ये y अलग से है, बराबर 180। ये दोनों वैल्यू x के बदले पुट किया गया है। अब ये है 18 प्लस 2y, उधर 180 है ही। फिर आगे बढ़ेंगे, 18 उधर जाके घटेगा तो 2y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 18, तो 2y के बराबर में बचेगा, ये 2 हो गया और ये 7 में 1 गया 6, 162। ये 2 81 दूना 162 होता है, तो y का मान 81 प्राप्त हो गया। अब y का मान प्राप्त हो गया, x बड़े आसानी से आ जाएगा, उसको भी प्राप्त करते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 है x माइनस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 18। तो y का वैल्यू प्राप्त है 81 और ये 18 है, तो x बराबर हो गया 8 1 9, 8 1 9, तो ये 99 डिग्री। ये रहा आपका पहला और दूसरा कोण जो कि संपूरक बनाता है। इस तरह से आपका यह प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य को ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उसको मान लेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया। अब x और y प्राप्त है, तो इसके प्रश्न के अनुसार जो अब उत्तर देना है उस पर चलेंगे। प्रश्न से 7 बल्ले और 6 गेंद, तो 7 बल्ले को बल्ले की कीमत से गुना कर देंगे, 7 गुना 1 बल्ले की कीमत, प्लस 6 गेंद खरीदा है तो 6 गुने 1 गेंद की कीमत, तो 6y सब मिलाकर इसको लगा है 3800 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। बाद में इसने
3 बल्ले और 5 गेंद फिर से परचेज किया है, तो उसमें इसको 1750 रुपये लगा है। तो इस प्रकार ये जो जानकारी प्राप्त है उससे 2 समीकरण कंप्लीट हो चुका है। अब इसको फिर हल कर देना है प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 1 में जो है 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। 6y को उधर भेज देंगे। 7x बराबर 3800 में ये 6y घटेगा और x का जो वैल्यू प्राप्त होगा 3800 माइनस 6y, और ये बटे में 7 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। अब देखिए x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। अब इसी x का वैल्यू 2 में रख देंगे, तो लिखा जाएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो 2 को पहले लिख लेंगे। 3 x का वैल्यू ही हमें प्राप्त हो गया है, तो इसको नोट कर लेंगे। 3800 माइनस 6y बटे में 7, फिर प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ के बाद इसको सावधानी से हल करेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं 38 तिया 8 तिया 24 और 3 तिया 9 2 11 114 माइनस 6 तिया 18y बटे में 7 है, रहने देंगे। प्लस में 5y है, उसको भी कुछ नहीं करना है। अब क्या है, अगले स्टेप में इस 7 को हम यहाँ भिन्न का जोड़ अगर करें तो एलसीएम हो जाएगा 7। तो 7 से एक बार में ये कट जाएगा, तो ये सेम उतर जाएगा माइनस 18y प्लस 1 से 7 बार में, तो 7 पचे 35y और बराबर के उस पार 1750 ही रहेगा। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं। तो ये है 11,400 घटा 17 8 25, तो 17y बचेगा बराबर 1750। ये बटे में 7 है, इसको भी दूसरी ओर भेज देंगे। अब जो प्राप्त होगा y का मान जल्द ही आने वाला है, इसको आगे बढ़ा देंगे। तो ये उस पार भेजेंगे, पहले इसको गुना कर लेते हैं। तो ये होगा 17y बराबर ये 7 पचे 35 और 17 7 119 3 122 और ये 11,400 को दूसरी ओर भेज रहे हैं, तो वो माइनस में 11,400 होगा। तो ये 12,250 है। घटा के जो बचेगा उसको लिखेंगे। ये पहला 0, दूसरा 5 है तो 5 ही रहा। ये 12 में से 4 जाएगा तो 8 और इधर 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 कट गया, बचा कुछ भी नहीं। आगे बढ़ाएंगे इसको तो 17 बचे, तो y का मान आपको 50 प्राप्त हो चुका है। तो y का मान जैसे ही आया, अब इसी का पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y बराबर में है 3800। तो 7x रहेगा, 6y के जगह ये 50 आ जाएगा, तो ये 3800 है। तो 7x ये 6 पंचे 30 300 हुआ, उधर जाएगा तो 3800 में ये घटेगा
300, तो 7x बराबर बचेगा 3500। 7 से 5 बार में, तो ये 500 हो गया, इसलिए x का जो वैल्यू है वो 500 रुपये हो गया। कहने का मतलब ये हो गया, जो बल्ले की कीमत है वो 500 रुपये है और गेंद की कीमत 50 रुपये है। यस, तो इस तरह से आपका यह भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसके चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इस प्रश्न को हल करने से पहले हम ये समझेंगे कि ये कहता क्या है। इसमें कहा गया है उसके अनुसार टैक्सी में एक नियत भाड़ा फिक्स है कि आप उस पर चढ़ गए तो वो भाड़ा लगेगा ही लगेगा। दूसरा भाड़ा आप कितना दूरी चलते हैं इस बात पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले एक नियत भाड़ा हम लोग मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा, ये नियत भाड़ा मतलब ये निश्चित है, ये आप चलिए अथवा ना चलिए लगेगा ही भाड़ा। दूसरा, अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए भाड़ा, अतिरिक्त दूरी पर भाड़ा, तो ये जो है प्रति किलोमीटर भाड़ा भी आप कह सकते हैं। तो ये है y रुपया। अब देखते हैं इसका जो प्रश्न है उसके अनुसार, प्रश्न से सर्वप्रथम ये चलता है 10 किलोमीटर और इसको भाड़ा लगता है 105। तो पहले जो नियत भाड़ा है वो लगेगा और ये जो 10 किलोमीटर गया है उसको ये अतिरिक्त दूरी के रूप में लेगा, तो ये 10y हो जाएगा और सब मिलाकर इसको लगा है 105 रुपया। तो यह समीकरण का निर्माण कर दिया है। अब दूसरे पंक्ति में कहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो जो एक नियत भाड़ा है वो फिक्स है, बैठने का ही ले लिया। अलग से 15 किलोमीटर चला है तो यह 15y हो गया और ये मिला के है 155 रुपया। ये भी समीकरण का निर्माण कर दिया। बस अब इसमें आपको आगे कुछ भी नहीं करना है, बस इसका वैल्यू पुट करना है, फिर आगे देखते हैं। तो सर्वप्रथम प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 1 में है x प्लस 10y बराबर 105। x बराबर हमें 105 घटा 10y प्राप्त होगा। x का मान आ गया है। अब x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे और लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 2 है x प्लस 15y, तो x प्लस 15y बराबर है 155। अब x का मान रख देंगे 105 माइनस 10y और इसके साथ प्लस में है 15y बराबर 155। तो 105 प्लस 5y बराबर बचता है 155। तो 5y को रहने दीजिए। 155 में 105 अगर घटता है तो बचेगा 50। तो x का जो वैल्यू है वो, तो y का जो वैल्यू है वो 10 प्राप्त हो गया, मतलब y प्राप्त हो चुका है। अब इसी y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो ये y का मान 1 में रख रहे हैं तो वो है x प्लस 10y बराबर 105। तो y का मान आया है अभी तुरंत 10, तो x प्लस 10 गुने 10 बराबर 105। तो x प्लस 100 बराबर 105, तो x बराबर हो गया 5। तो एक्स वाई का वैल्यू प्राप्त हो चुका है, मतलब नियत भाड़ा 5 रुपया है और अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया है। अब कहा है कि एक आदमी 25 किलोमीटर चलेगा, तो नियत भाड़ा तो लगेगा ही, साथ 25 जो अतिरिक्त किलोमीटर चला है उसका भाड़ा भी इसको लगेगा। तो टोटल मिला के 5 प्लस 25 गुने 10, तो ये हो गया 250। तो ये टोटल मिला के 255 रुपया लग जाएगा इसको 25 किलोमीटर चलने में। तो इस तरह से आपका यह भी प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब इसके 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमें भिन्न पता ही नहीं है कि क्या है, तो पहले मानेंगे। माना कि भिन्न बराबर x/y। अब भिन्न क्या होता है? कोई भी बटे के रूप का कोई भी राशि है वो भिन्न होगा। बस याद रखना है कि बटे वाला 0 नहीं रखना है। तो ये तो हो गया। फिर प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग देखें, प्रश्न x/y भिन्न है और कहा गया है दोनों में यदि 2 जोड़ दिया जाता है तो ये 9/11 हो जाता है। यही हो गया एक समीकरण। लेकिन इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे तो ये 11 इधर आएगा, 11 गुने x + 2 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो ये 9 गुने y + 2 हो जाएगा। दोनों को हल करके सीधा कर लेंगे तो ये 11x + 11 दूनी 22, ये 9y + 9 दूनी 18। y को इस पार और 22 को उस पार ले जाइए कि 11x पहले से है, 9y को भी इधर ही ले आएंगे और उस पार पहले से 18 है, 22 को भेज देंगे तो इधर प्लस उधर -22 हो जाएगा। तो ओवरऑल 11x - 9y = -4, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर देखेंगे इसके प्रश्न से ही दूसरे लाइन में जो कहा गया है कि भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो भिन्न 5/6 हो जाता है, ऐसा ही कहा गया है। तो आगे हल करके देख लेंगे। अब देखते हैं 6 इसके साथ गुना हो रहा है तो x + 3 6 से गुना हो गया। ये दूसरी ओर भेजेंगे तो ये 5 गुने y + 3 हो जाएगा। तो बचेगा 6x + 18 और ये 5y 5 तिया 15। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 6x - 5y और 18 उधर भेज देंगे तो ये 15 पहले से प्लस है और माइनस में 3 बच जाएगा क्योंकि 18 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 समीकरण प्राप्त हो चुका है। हमें समीकरण ही चाहिए था। अब इसको हल करना बड़ा ही आसान होगा, तो लेंगे वही प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में है समीकरण 1 पकड़िए तो लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 में है 11x - 9y = -4। y को दूसरी ओर भेजेंगे तो 11x = -4 + 9y। अब x से ये जो 11 मल्टीपल है इसको भी भेज देंगे तो उधर 9y - 4 बटे में 11 हो जाएगा।
माइनस में था इसलिए इसको बाद में भी लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। x का मान प्राप्त हो चुका है। अब इस x के मान की मदद से y का मान प्राप्त करना है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 पहले है क्या वो देख लेते हैं। तो ये है 6x माइनस 5 y इज इक्वल टू -3। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 में जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू पुट करना है। तो 6 इंटू 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 छाके 54 और 6 चौके 24 बटे में 11 है ही, माइनस 5y इधर है, बटे में 1 रख दीजिए क्योंकि इसका भिन्न का घटा करना पड़ेगा। तो -3, तो ये भिन्न का घटा होगा तो 54y माइनस 24 माइनस 11 और 1 का एलसीएम 11 ही होगा, तो ये किसी से गुना नहीं हुआ। 1 से 11 बार में कटेगा तो 11 पचे 55y हो जाएगा और उस पार माइनस में 3 है। 54 में 55 घटेगा तो -y, अब माइनस में 24 है, बटे में 11 है, उस पार भेज देंगे तो 11 तिया 33 माइनस में बचेगा और यहाँ -y बराबर -33, ये 24 दूसरी ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो -y इज इक्वल टू 24 6 और 3 9, 24 9 33 होता है, तो माइनस में 9 बचेगा और ये माइनस ये भी माइनस खत्म। तो कहने का मतलब y बराबर 9 प्राप्त हो गया है। अब यही y समीकरण 1 में रख देंगे, तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो लिखा जाएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है 11 इंटू एक्स माइनस 9y इज इक्वल टू -4, तो y का 9 रख दीजिए। 11x में 9 गुने 9 हो जाएगा, माइनस में 4 है, 11x माइनस 81 बराबर -4, तो 11x बराबर 81 उधर गया तो बचेगा 77 क्योंकि प्लस हो जाएगा, तो 11 7, इसलिए x का मान हो गया 7। तो जो हमारा भिन्न था वो था x बटे y, तो इसका मतलब हो गया ये 7/9 हमारा मूल भिन्न था, जिसमें x का मान 7 आया है और y का मान 9 आया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए जगह की समस्या हुई, नियम सेम था। दिक्कत हो आप दोबारा इसको पीछे करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनका वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए जैकब का वर्तमान पहले मानना पड़ेगा, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, तो पुत्र का उसका भी कुछ मान लेंगे, पुत्र की आयु y वर्ष। प्रश्न में कहा गया है पहले ही लाइन में 5 वर्ष बाद किसी का उम्र जो है
कुछ वर्षों के बाद पूछा जाए तो उसमें उम्र बढ़ जाता है, पूर्व पूछा जाए तो घट जाता है। ऐसा प्रश्न हम लोग 3.2 में भी पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं इसका भी। तो प्रश्न में जो कहा गया है कि 5 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 5 वर्ष बाद में जुड़ता है 3 गुना रहेगा। किसका? तो पुत्र का। कौन? तो ये, मतलब पुत्र के 3 गुने के बराबर ये हो जाएगा। अब इसको भी हल कर लेना है। तो x + 5 बराबर हो गया 3y + 15। तो ये हो गया x, तो ये हो गया x - 3y बराबर 5 उधर जाएगा तो 10 बचेगा 15 में से घट के। तो ये एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब अगले को देखते हैं। फिर कहा है कि 5 वर्ष पूर्व में क्या होता है, जो वर्तमान आयु है उसमें घटा देते हैं। तो ये 5 घटेगा, इसका भी 5 घटेगा। फिर रिलेशन क्या है? 5 वर्ष पूर्व इसका 7 गुना था ये, तो इसको भी 7 से गुना कर देंगे तो फिर दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये प्राप्त क्या होगा? x - 5 = 7y - 35। और अंतिम लाइन इस समीकरण प्राप्त हो चुका है। ये 5 उधर जाएगा तो बच जाएगा उधर माइनस में 30। ये हो गया समीकरण 2। अब 2 समीकरण प्राप्त हो चुका है, इसको हल करेंगे, आगे भी प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से ही इसको हल करेंगे। समीकरण तो अब दोनों समीकरण लेकर हम इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे पहला स्टेप, समीकरण 1 से तो एक है x - 3y बराबर 10। तो x बराबर 10 + 3y हो जाएगा। इसी x का वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो आएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो लिखेंगे x के जगह 10 + 3y, इसी में 7y माइनस है, 7y, अब बराबर में माइनस में 30 है। वैल्यू पुट करने के बाद हल कर लेंगे। 10 उधर जाएगा बाद में, पहले इसको देख लेते हैं बचा क्या। -4y बचा, 3 में 7 घटेगा तो 4 बचेगा माइनस में ही, -30। अब 10 को उधर भेज देंगे तो -4y बराबर -40 हो जाएगा। और ये 4 से 10 टाइम में माइनस माइनस खत्म, इसलिए y बराबर हो जाएगा 10। मतलब पुत्र की आयु 10 वर्ष प्राप्त हो चुका है। अब इसी y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो है x - 3y बराबर 10 और y का मान इसमें पुट कर देंगे। तो x - 3 गुने 10 बराबर 10, तो x - 30 बराबर 10, इसलिए x बराबर जो होगा 10 माइनस उधर जाएगा तो +30, तो x का मान हो गया 40। अब पिता और पुत्र की आयु प्राप्त हो चुका है। तो ये था आपके प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न और वो भी हो गया कंप्लीट। इस पूरे वीडियो को आप अच्छी तरह से वॉच करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका डाउट जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब इसके अगले प्रश्नावली के वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।